कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 से। हम देखते हैं एक बेहद होशियार और टैलेंटेड बच्चे को जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक आज न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर में आया है और उसके हाथ में एक अजीब सी मशीन है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। दरअसल यहाँ एक इन्वेंटर्स कंपटीशन हो रहा है और फ्रैंक उसमें हिस्सा लेना चाहता है। फ्रैंक एक बेहद छोटी उम्र का बच्चा था मगर उसके दिमाग में बड़े बड़े आइडियाज थे। उसने जो इन्वेंशन बनाया था वो कोई साधारण चीज नहीं थी। फ्रैंक का ये इन्वेंशन एक जेट पैक था जिसे उसने अपने हाथों से बड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयार किया था। जज निक्स फ्रैंक के इस जेट पैक को देखकर पहले तो काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा इन्वेंशन बनाना सच में हैरान करने वाली बात थी। मगर जब फ्रैंक खुद बेहद ईमानदारी के साथ कबूल कर लेता है कि उसका जेट पैक अभी पूरी तरह से काम नहीं करता तो निक्स का मन बदल जाता है और वो फ्रैंक को कंपटीशन में एंट्री देने से साफ मना कर देता है। मगर निक्स की असिस्टेंट एथेना को फ्रैंक बेहद पसंद आता है। उसे लगता था कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। वो चाहती थी कि फ्रैंक को एक मौका जरूर मिले मगर निक्स अपनी बात पर अड़ा रहता है और साफ कह देता है कि जब तक जेट पैक सही से काम नहीं करता तब तक फ्रैंक को कंपटीशन में एंट्री नहीं मिलेगी। ये सुनकर फ्रैंक का दिल टूट जाता है और उसे अपने पिता की वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जब उसके पिता ने बार बार उसे ये कहकर हतोत्साहित किया था कि वो बस अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और उसकी ये सब मेहनत किसी काम की नहीं। फ्रैंक उदास और टूटे हुए मन से वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी एथेना उसके पास आती है। वो फ्रैंक को एक नारंगी रंग का लैपल पिन देती है जिस पर नीले रंग का टी का निशान बना हुआ है। एथेना उसे धीरे से कहती है कि वो निक्स और उसका पीछा करे मगर इस बात का खास ध्यान रखे कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फ्रैंक हैरान तो जरूर होता है मगर एथेना की बात मानकर चुपचाप उनके पीछे चल देता है। निक्स और उसका ग्रुप एक बेहद पॉपुलर अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं जहाँ लाइन इतनी लंबी है कि वहाँ खड़े होना ही एक बड़ी मुसीबत था। फ्रैंक लाइन में खड़े होने के बजाय बड़ी चालाकी से साइड से चुपचाप घुस जाता है और एक खाली बोट में जाकर बैठ जाता है। राइड के बिल्कुल बीच में अचानक एक लेजर फ्रैंक के पिन को डिटेक्ट करता है और उसी पल एक ट्रैप डोर खुल जाती है। वो बोट उस अंधेरे कॉरिडोर में तेजी से नीचे की तरफ चली जाती है। नीचे पहुंचने पर फ्रैंक के सामने एक बेहद फ्यूचरिस्टिक और अनोखी दिखने वाली वैगन आकर खड़ी हो जाती है। फ्रैंक बेहद एक्साइटेड और हैरान होकर उस वैगन में कदम रखता है मगर जैसे ही वो अंदर जाता है सभी दरवाजे और खिड़कियां मेटल के मजबूत ब्लाइंड से पूरी तरह बंद हो जाती हैं और वो वैगन इतनी बेतहाशा हिलने लगती है कि फ्रैंक का खड़े रहना नामुमकिन हो जाता है। फ्रैंक जमीन पर गिर जाता है और तब तक उठ नहीं पाता जब तक वो वैगन पूरी तरह रुक नहीं जाती। जब दरवाजे खुलते हैं तो फ्रैंक बाहर निकलता है और खुद को एक ऐसे अनजान प्लेटफॉर्म पर पाता है जहाँ चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। तभी फ्रैंक की नजर एक उड़ती हुई कार पर पड़ती है जिसमें एथेना और निक्स बैठे हैं और वो कार हवा में तेजी से उड़ी जा रही है। फ्रैंक उनके पीछे जाने की कोशिश करता है मगर तभी उसके सामने विशालकाय और खतरनाक दिखने वाले रोबोट आ जाते हैं जो उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। फ्रैंक उन रोबोटिक आर्म्स से बड़ी मुश्किल से बचते बचाते प्लेटफॉर्म पर भागता रहता है और इसी भागदौड़ में गलती से नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर जा गिरता है। उस गिरने की वजह से उसका बड़ी मेहनत से बनाया हुआ जेट पैक टूट जाता है। तभी एक दोस्ताना रोबोट वहां आता है और उस टूटे हुए जेट पैक को उठाकर बड़ी तेजी के साथ ठीक कर देता है और वापस फ्रैंक को दे देता है। उसी वक्त वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो फ्रैंक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक पीछे हटते हटते एक बार फिर से नीचे गिर जाता है मगर इस बार उसके पास उसका ठीक किया हुआ जेट पैक मौजूद है। फ्रैंक तुरंत उसे पहनता है और बड़े जोश के साथ उसे ऑन करता है और इस बार वो जेट पैक सच में काम करता है। फ्रैंक पहली बार अपने उस सपने को हकीकत बनते देखता है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वो कोहरे को चीरते हुए ऊपर उड़ता है और तब उसे पता चलता है कि वो असल में टुमारोलैंड में है। ये एक बेहद फ्यूचरिस्टिक और अद्भुत शहर था जहाँ दुनिया के सबसे होशियार और काबिल दिमाग एक साथ रहते थे और अपने अपने इन्वेंशन पर काम करते थे। जब फ्रैंक एथेना को देखता है तो वो उसके पास उतर आता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए निक्स को दिखाने की कोशिश करता है कि उसने अपना जेट पैक ठीक कर लिया है मगर निक्स उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वहीं एथेना फ्रैंक का हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि अब से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब कहानी में एक लंबी छलांग लगती है और हम पहुंच जाते हैं साल 2015 में। यहाँ हम एक टीनेज लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है केसी। केसी एक बेहद स्मार्ट और दिलेर लड़की है जो फ्लोरिडा में नासा के लॉन्च साइट पर चुपके से घुस जाती है। दरअसल केसी का मकसद था उन सभी मशीनों को बर्बाद करना जिनका इस्तेमाल नासा की एक बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए किया जाने वाला था। केसी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पिता एडी नासा में इंजीनियर थे और अगर ये डेमोलिशन होती तो उसके पिता की नौकरी चली जाती। वहीं एथेना अंधेरे में छिपकर ये सब देख रही होती है। केसी के घर लौटने के बाद एथेना एक छोटे से स्कैनर से केसी के बाइक हेलमेट
से उसका डीएनए लेती है और उसे अपने आखिरी टुमारोलैंड पिन में कोड कर देती है। अगली सुबह केसी के पिता एडी को ऑफिस से फोन आता है। केसी को लगता था कि उसने अपने पिता की नौकरी बचा ली, मगर एडी उसे समझाते हैं कि नासा नई क्रेन्स मंगवा लेगी, इसलिए केसी को ये सब करना बंद करना होगा। मगर केसी हार मानने को तैयार नहीं थी और वो कहती है कि उम्मीद बनाए रखना सबसे जरूरी है। उस शाम केसी एक बार फिर नासा की उस मशीनरी को बर्बाद करने की कोशिश करती है, मगर इस बार पुलिस पहले से वहाँ मौजूद थी और केसी को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। कुछ घंटों बाद किसी अनजान इंसान ने उसकी जमानत भरी और केसी अपना सामान लेकर घर जाने के लिए तैयार होती है। अपने सामान में उसे वो पिन मिलता है और जैसे ही वो उसे छूती है तो अचानक उसे एक अलग ही दुनिया की झलक दिखती है। पिन नीचे गिर जाता है और जब केसी उसे दोबारा छूती है तो वही होता है। इस बार केसी पिन को ठीक से पकड़ती है और खुद को एक बेहद बड़े और खूबसूरत शहर के सामने खड़ा पाती है, मगर जैसे ही वो उस शहर की तरफ चलने की कोशिश करती है तो पिन गिर जाता है, क्योंकि चलने की वजह से वो जेल के कमरे में मौजूद चीजों और लोगों से टकराने लगती है। तब केसी एक च्युइंगम के रैपर से पिन उठाती है ताकि सीधे हाथ न लगे। उसी वक्त उसके पिता एडी जमानत भरकर उसे लेने आ जाते हैं। घर जाते वक्त एडी केसी को उसकी हरकतों के लिए डांटते हैं तो केसी उन्हें वो पिन छूने को कहती है और वादा करती है कि इससे सब कुछ समझ आ जाएगा। मगर जब एडी पिन छूते हैं तो कुछ नहीं होता। केसी खुद छूती है तो उसे वो दुनिया दिखती है और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये पिन केवल उसके लिए ही काम करता है। घर पहुंचने पर एडी पिन छीन लेते हैं। जब एडी सो जाते हैं तो केसी चुपके से उनकी टेबल से पिन चुरा लेती है। जैसे ही वो उसे छूती है वो उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, मगर उस दुनिया में चलते हुए वो अपने घर की दीवारों से टकराती रहती है और यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिर भी जाती है। इस शोर से एडी जाग जाते हैं। केसी छिप जाती है और फैसला करती है कि इसे किसी और जगह आजमाना होगा। केसी एक बड़े से मैदान के बीच में जाती है और पिन छूती है। इस बार वो आजादी से टुमारोलैंड में घूम सकती है। ट्रेन में बैठकर वो शहर के अंदर जाने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि पिन पर एक टाइमर चल रहा है जो धीरे धीरे कम हो रहा है और उस दुनिया में कोई भी उसे देख नहीं सकता। केसी अगले स्टॉप पर ट्रेन से उतर जाती है और देखती है कि कुछ अहम वैज्ञानिक एक अलग तरह की वैगन में जा रहे हैं। वो उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके चारों तरफ पानी आने लगता है, क्योंकि पिन का टाइमर लगभग खत्म होने वाला होता है। केसी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर टुमारोलैंड गायब हो जाता है और वो खुद को एक दलदल में खड़ी पाती है। घर लौटते ही केसी अपने भाई नेट को जगाती है और उससे पिताजी के कंप्यूटर का पासवर्ड मांगती है। दोनों भाई बहन उस पिन को ऑनलाइन सर्च करते हैं और उन्हें एक ऐसी दुकान का एड मिलता है जो इस तरह के पिन खरीदती है। केसी वो पता नोट कर लेती है और नेट से कहती है कि वो पिताजी को बता दे कि वो दोस्तों के साथ कैंपिंग पर जा रही है। अगली सुबह एथीना घर पर आती है तो नेट उसे वही कैंपिंग वाला बहाना देता है, मगर एथीना को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसे तब तक दबाव में रखती है जब तक वो सच नहीं बोल देता। इधर केसी उस दुकान पर पहुंच जाती है। वहाँ के अजीबोगरीब दुकानदार उस पिन को देखकर बेहद दिलचस्पी दिखाते हैं और बताते हैं कि केसी ने जो देखा वो सब सच था। टुमारोलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के सबसे काबिल दिमाग सरकार और लालच की जंजीरों से आजाद होकर अपनी मर्जी से काम कर सकते थे और उस शहर तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता वो पिन ही था। दुकानदार उस पिन को खरीदना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि केसी को वो पिन कहाँ से मिला, मगर जब केसी मना कर देती है तो वो दुकान का दरवाजा बंद कर देते हैं और फ्यूचरिस्टिक प्लाज्मा वेपन्स निकाल लेते हैं। केसी दुकान के सामान के बीच छिपने की कोशिश करती है, मगर वो उसे ढूंढ ही लेते हैं। तभी एक ग्रेनेड खिड़की तोड़ते हुए अंदर आता है और दोनों दुकानदारों को एक फोर्स फील्ड में जमा देता है। हथियार लिए एथीना दुकान में दाखिल होती है और केसी को बताती है कि ये एक टाइम बम है जो ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिर वो केसी का हाथ उस फील्ड से निकालने में मदद करती है, मगर इससे बम बंद हो जाता है और दुकानदार आजाद हो जाते हैं। एथीना और केसी मिलकर उनसे लड़ती हैं और जब एथीना उनमें से एक का सिर उतार देती है तो केसी हैरान रह जाती है, क्योंकि दोनों दुकानदार एनिमेट्रॉनिक्स यानी रोबोट थे। एथीना केसी को खींचते हुए दुकान से बाहर निकलती है और ठीक वक्त पर वो दुकान धमाके के साथ उड़ जाती है। एथीना एक कार का शीशा तोड़कर उसे खोलती है और केसी को अंदर धकेलती है। एक खास टूल से कार स्टार्ट करते हुए वो समझाती है कि उन्हें जल्दी से भागना होगा, नहीं तो वो लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। रास्ते में केसी सवाल पूछने लगती है और एथीना बताती है कि वही थी जिसने उसे वो पिन दिया था, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती अचानक एथीना खुद में खराबी आ जाती है और केसी की आंखों के सामने एथीना खुद को ठीक करती है, क्योंकि वो भी एक एनिमेट्रॉनिक है। ये देखकर केसी डर के मारे चलती गाड़ी से कूद जाती है। एथीना उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वो सड़क पर कदम रखती है एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। ड्राइवर उसे देखने के लिए रुकता है तो केसी उस मौके का फायदा उठाकर ट्रक चुरा लेती है और भाग जाती है, मगर एथीना बिल्कुल ठीक है और वो तुरंत उस ट्रक के पीछे दौड़ती है। वो खिड़की से कूदकर ट्रक की चाबी छीन लेती है और दरवाजा
दरवाजा बंद कर देती है। केसी चिल्लाने लगती है और एथेना उसे शांत कराते हुए बताती है कि वो उसका आखिरी पिन है और उन्हें जल्द से जल्द टुमारोलैंड जाना होगा क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा बन गया है जो नहीं बनना चाहिए था। इधर पुलिस उस उड़ी हुई दुकान पर पहुँचती है और उन्हें वहाँ एक जला हुआ रोबोट का सिर मिलता है। वो कुछ और जांच करते इससे पहले डेव नाम का एक इंसान वहाँ आता है और खुद को सीक्रेट सर्विस का बताता है। रोबोट का सिर देखते ही डेव एक फ्यूचरिस्टिक हथियार निकालता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि उन्हें वो लड़की मिल गई है और निक्स को खबर कर दो। केसी और एथेना न्यूयॉर्क की तरफ जा रही होती हैं क्योंकि वहाँ एक ऐसा इंसान है जो उन्हें दोबारा टुमारोलैंड में दाखिल करा सकता है। केसी पिन मिलने वाले दूसरे लोगों के बारे में पूछती है मगर एथेना कुछ जवाब नहीं देती और बंद हो जाती है। अगली सुबह एथेना उठती है और ड्राइविंग संभाल लेती है ताकि केसी आराम कर सके। एथेना केसी को बताती है कि जिस इंसान के पास वो जा रहे हैं उसका नाम फ्रैंक है। जब केसी सो जाती है तो एथेना अपने और फ्रैंक के पुराने यादगार पलों को याद करके खुद को बहलाती रहती है। कुछ घंटों बाद केसी की नींद तब खुलती है जब उसे अचानक एक घर के सामने ट्रक से धकेल दिया जाता है। एथेना ट्रक लेकर चली जाती है। केसी के पास उस घर के दरवाजे पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता मगर एक गार्ड डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। केसी गिरती है और कीचड़ में लौट जाती है और तब उसे एहसास होता है कि वो कुत्ता कोई निशान नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो एक होलोग्राम है। उस नकली जानवर को नजरअंदाज करते हुए केसी दरवाजे पर दस्तक देती है और कैमरे को अपना पिन दिखाते हुए टुमारोलैंड ले जाने की गुजारिश करती है। तभी हवा का एक तेज झोंका केसी को पीछे धकेल देता है और एक बुजुर्ग फ्रैंक घर से बाहर आता है। वो पूछता है कि एथेना कहाँ है। ये जानकर कि एथेना चली गई, फ्रैंक बहुत नाराज हो जाता है और केसी को चले जाने को कहता है क्योंकि उसके हिसाब से टुमारोलैंड एक धोखेबाज झूठ के अलावा कुछ नहीं। फ्रैंक घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। केसी हार नहीं मानती और बारिश में भी बाहर खड़ी रहती है। थक जाने के बाद वो इधर उधर देखकर कोई तरकीब सोचती है। वो वहाँ खड़े एक ट्रैक्टर में आग लगा देती है जिससे फ्रैंक बाहर आने पर मजबूर हो जाता है। जब वो आग बुझाने में व्यस्त होता है तो केसी भागकर घर के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जब फ्रैंक दोबारा अंदर आने की कोशिश करता है तो केसी उसी हवा के झोंके से उसे वापस धकेल देती है। केसी घर के अंदर घूमती है और उसे तरह तरह के अजीब इन्वेंशन मिलते हैं। एक मशीन में छोटे फ्रैंक की रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें वो एथेना को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और एथेना उसे कहती है कि कोशिश करना बंद करो। दूसरे कमरे में उसे बहुत सारी स्क्रीन्स मिलती हैं जिन पर दुनिया भर की खबरें चल रही हैं और एक टाइमर धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। तभी सीढ़ियों के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है और फ्रैंक घर के अंदर आ जाता है। वो केसी को बाहर निकालने के लिए तैयार होता है मगर केसी उसे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मना लेती है। फ्रैंक ने टुमारोलैंड में कुछ ऐसा बना दिया था जो नहीं बनना चाहिए था और इसी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। वो चीज थी वो टाइमर जो स्क्रीन से जुड़ा था। फ्रैंक केसी से पूछता है कि क्या वो अपनी मौत की तारीख जानना चाहेगी। केसी हाँ तो कहती है मगर साथ ही ये भी कहती है कि मौत को स्वीकार कर लेने से ही वो होती है और उसे मानने से इनकार करना जरूरी है क्योंकि इंसान को अपनी किस्मत खुद तय करनी चाहिए। ये बात सुनते ही स्क्रीन पर दिख रहा परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है जिसे देखकर फ्रैंक बेहद हैरान रह जाता है। तभी अचानक डेव और उसके रोबोट एजेंट्स वहाँ आ जाते हैं जो केसी को ढूंढ रहे होते हैं। फ्रैंक तुरंत सारे मेटल ब्लाइंड्स गिरा देता है। एक रोबोट जबरदस्ती अंदर घुसाती है तो फ्रैंक एक टूल से उसे बिजली का करंट देता है। दूसरा रोबोट दीवार के बिजली के जाल में फंसकर तबाह हो जाता है और फ्रैंक दो और रोबोट्स को एक छिपे हुए ट्रैप डोर में गिरा देता है। फिर दोनों लिविंग रूम में भागते हैं जहाँ एक और रोबोट इंतजार कर रही होती है। फ्रैंक उससे हाथापाई करता है और केसी एक पोर्टल मशीन पकड़कर उस रोबोट को उसके अंदर धकेल देती है। दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं जहाँ और रोबोट्स फ्रैंक के लगाए जालों में फंसते रहते हैं मगर तभी डेव उन्हें पकड़ लेता है और फ्रैंक पर बंदूक तान देता है। तभी केसी एक बैट ढूंढती है और उससे डेव की खूब मरम्मत करती है। फ्रैंक केसी को बाथरूम में ले जाता है और दोनों टब में कूद पड़ते हैं। फ्रैंक टब को एक कैप्सूल में बदल देता है। एक और रोबोट आता है और उस टब को पकड़ने की कोशिश करता है मगर फ्रैंक उसे लॉन्च कर देता है और वो कैप्सूल उड़कर झील में जा गिरती है। दोनों तैरकर बाहर निकलते हैं और जंगल में जाते हैं जहाँ फ्रैंक की एक बाइक छिपी हुई है जो स्टार्ट नहीं हो रही। तभी एक रोशनी उनकी तरफ आती दिखती है मगर वो एथेना है जो उन्हें लेने आई है। तीनों ट्रक में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फ्रैंक और एथेना के बीच बहस शुरू हो जाती है। पता चलता है कि सभी पिन्स को नष्ट कर दिया जाना था मगर एथेना आखिरी 12 पिन्स का एक डिब्बा लेकर भाग गई थी ताकि नए लोगों को रिक्रूट करती रहे। फ्रैंक नाराज होता है और केसी को बताता है कि एथेना झूठ बोलती है। वो बंद नहीं होती जब ज्यादा सवाल पूछो बल्कि बस तुम्हें नजरअंदाज करती है। फ्रैंक का मानना था कि एथेना नकली जज्बात दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचती है और बाद में छोड़ देती है। एथेना को ये बात जरूर लगती है मगर वो अभी इस पर ध्यान नहीं देती। एथेना उन्हें पास के एक स्टेशन पर लेकर जाती है जहाँ फ्रैंक ने
अपना खुफिया नेटवर्क लगाया हुआ है। वहाँ एक और कैप्सूल है और जब दोनों इंसान सही सुरक्षा उपकरण पहन लेते हैं तो वो सिस्टम ऑन करते हैं और तीनों को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जब वो पहुँचते हैं तो केसी को एहसास होता है कि वो एफिल टावर की चोटी पर हैं। वहाँ दरवाजे के पास एक गार्ड खड़ा है, मगर फ्रैंक के बैग में एक छोटा सा टूल है जिससे केसी एक हल्की सी टैप से गार्ड को बेहोश कर देती है। वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ मशहूर आविष्कारकों की प्रदर्शनी लगी है। फ्रैंक बताता है कि एफिल, वॉन, टेस्ला और एडिसन वो लोग थे जिन्होंने टुमारोलैंड की शुरुआत की थी। उन्होंने एफिल टावर को एक एंटीना की तरह इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता बनाया था। इसके बारे में हमेशा से एक खुफिया दरवाजे की अफवाहें थीं और फ्रैंक उसे ढूंढकर एक्टिव कर देता है। इससे एफिल टावर के 2 हिस्से हो जाते हैं और एक रॉकेट सामने आ जाता है। तीनों तुरंत उसमें घुस जाते हैं क्योंकि रोबोट्स उनके पीछे आ रहे हैं। रॉकेट उड़ान भरता है और उसकी ऊर्जा रोबोट्स को पीछे धकेल देती है। ऊपर जाने के बाद रॉकेट वापस नीचे आता है और तेज गति से गिरते हुए एक पोर्टल खोलता है। थोड़ी देर बाद तीनों टुमारोलैंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ के अधिकारियों ने उन्हें देख लिया होता है और वो उनके पीछे आ रहे होते हैं। इसलिए फ्रैंक एथेना से कहता है कि वो उस खास बम को अपने अंदर छिपा ले जो वो साथ लाया था। सबसे पहले उनसे मिलता है निक्स, जो उस शहर का गवर्नर है और उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है, मगर फ्रैंक और एथेना तुरंत उसे बताते हैं कि केसी स्क्रीन पर दिख रहे परसेंटेज को कम करने में कामयाब हुई। ये सुनकर निक्स हैरान रह जाता है और वो तीनों को उस इमारत में ले जाता है जहाँ फ्रैंक की खतरनाक मशीन यानी टेकियान मशीन रखी हुई है। लिफ्ट में जाते वक्त केसी को भविष्य की झलकियां दिखती हैं जो उस मशीन से निकलती हैं, क्योंकि ये मशीन रोशनी से भी तेज चलने वाले कणों का इस्तेमाल करती है। मशीन के केंद्र में पहुंचकर फ्रैंक केसी को ये सब इस्तेमाल करना सिखाता है जिससे वो इंसानियत के इतिहास में कहीं भी झांक सकती है। केसी चौंक जाती है जब वो खुद को कुछ सुबह पहले अपने घर में देखती है। फ्रैंक बताता है कि मशीन आगे भी देख सकती है, इसलिए केसी तेजी से आगे जाती है और आखिरकार वो सबसे बड़ी समस्या देखती है जो ये है कि 58 दिनों में दुनिया खत्म होने वाली है। केसी समझ नहीं पाती कि वो धरती के लोगों को चेतावनी क्यों नहीं दे रहे। निक्स साफ कह देता है कि उसे परवाह नहीं, क्योंकि वो दुनिया खत्म होगी न कि टुमारोलैंड, और वो किसी को यहाँ आने भी नहीं देगा क्योंकि वो लोग यहाँ भी वही करेंगे जो धरती के साथ किया। केसी ये मानने से इनकार करती है और उसकी इस सोच से स्क्रीन पर एक पल के लिए एक बेहतर दुनिया की झलक आती है। फ्रैंक ये बताने की कोशिश करता है कि इससे साबित होता है कि एक मौका है, मगर निक्स सबको बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद फ्रैंक उठता है और एथेना उसे बताती है कि उन्हें वापस भेजा जाएगा। केसी निराश हो जाती है और जब फ्रैंक उसे दिलासा देने की कोशिश करता है तो वो भड़क जाती है, मगर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। फ्रैंक उस मशीन का सिग्नल अपने घर तक पायरेट करके देखता था और वो सिग्नल पूरी धरती पर घूम रहा है और लोगों के दिमागों में तबाही के विचार डाल रहा है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो खुद ही सच हो जाती है, मगर अगर केसी अपनी उम्मीद से उसे बदल सकती है तो मशीन बंद करने से लोग फिर से उम्मीद देख सकते हैं। गार्ड्स उन्हें पोर्टल से बाहर करने के लिए आते हैं। केसी निक्स को अपनी खोज के बारे में बताती है और मशीन बंद करने को कहती है, मगर निक्स कहता है कि इसमें कोई बंद करने का बटन नहीं है। उसकी शांत आवाज से फ्रैंक समझ जाता है कि निक्स जानबूझकर लोगों के दिमागों में ये विचार डाल रहा है। निक्स बताता है कि पहले उसने सरकार को चेताने की कोशिश की, मगर किसी ने नहीं सुना, इसलिए उसने सीधे लोगों के दिमागों में ये विचार भेजे ताकि वो अपनी आदतें बदलें। मगर इसके उलट लोगों ने दुनिया के अंत को अपनी किस्मत मान लिया। निक्स की नजर में इसमें मशीन का कोई कसूर नहीं, बल्कि इंसानियत ने खुद ये मुसीबत मोल ली है। फ्रैंक ये स्वीकार करने का नाटक करता है और हाथ मिलाने के बहाने निक्स की कलाई का ब्रेसलेट छू लेता है, जिससे मशीन का प्लेटफॉर्म फिर से चालू हो जाता है। एथेना और केसी गार्ड्स को बेहोश करती हैं, जबकि फ्रैंक निक्स से लड़ता है। निक्स 2 रोबोट्स को लड़कियों के पीछे भेज देता है। फ्रैंक एथेना से कहता है कि वो बम का इस्तेमाल करे, मगर रोबोट्स उसे पकड़ लेते हैं। एथेना बम केसी को दे देती है, जबकि वो रोबोट से लड़ती है। केसी प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ती है, जो इसलिए बेतहाशा हिल रहा होता है क्योंकि फ्रैंक और निक्स पोर्टल के दूसरी तरफ ब्रेसलेट के लिए लड़ रहे होते हैं। एथेना एक रोबोट पर काबू पा लेती है और उससे दूसरे रोबोट को पोर्टल से पार धकेल देती है, जो निक्स पर भी हमला करता है। केसी भविष्य की एक झलक देखकर बम एक्टिव कर लेती है, मगर जैसे ही वो उसे फेंकने वाली होती है, निक्स ब्रेसलेट का कंट्रोल वापस ले लेता है और प्लेटफॉर्म नीचे खिंच जाता है। एथेना अपने रोबोट से प्लेटफॉर्म थाम लेती है और फिर कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ती है ताकि पोर्टल बंद कर सके। इससे दूसरा रोबोट तबाह हो जाता है और फ्रैंक और निक्स बाहर रह जाते हैं। उसी वक्त केसी को बम मिलता है जो फटने वाला होता है। एथेना के पास पोर्टल दोबारा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं होता और जैसे ही दोनों मर्द अंदर आते हैं, वो बम पोर्टल में फेंक देते हैं, जो वहाँ जाकर फटता है। पोर्टल टूटकर निक्स पर गिर जाता है और उसे जकड़ लेता है, मगर पास में एक बंदूक पड़ी है जिसे निक्स पकड़ लेता है और फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है। एथेना भविष्य की उस झलक में फ्रैंक को मरते देखती है और भागकर उसके और उस गोली के बीच आ जाती है।
केसी निक्स से बंदूक छीन लेती है और फ्रैंक एथेना को रिपेयर शॉप ले जाना चाहता है, मगर एथेना उसे रोकती है और कहती है कि अब वक्त नहीं बचा। जाने से पहले एथेना फ्रैंक को कुछ बेहद जरूरी बात बताना चाहती है और वो उन सालों की रिकॉर्डिंग्स चलाती है जो उन्होंने साथ बिताए थे। छोटे फ्रैंक को एथेना से प्यार हो गया था, मगर जब उसे पता चला कि वो एक मशीन है तो वो टूट गया था। एथेना को ये बात हमेशा सालती रही और उसने वॉइस डायरीज रखी थी जिनमें उसने लिखा था कि फ्रैंक ने उसे वो जज्बात महसूस कराए जो रोबोट्स को नहीं होने चाहिए। फ्रैंक ये जानकर खुश होता है कि एथेना को भी उससे लगाव था और उसने उस पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा। अब एथेना की विदाई का वक्त आ गया था। उसका शरीर खुद ब खुद फटने वाला था और वो चाहती थी कि उस धमाके से मशीन को रोका जाए। पूरी इमारत एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ जाती है और मलबा निक्स पर गिरकर उसे खत्म कर देता है। टुमारोलैंड की बिजली चली जाती है और फ्रैंक जेट पैक से नदी में उतरने की पूरी कोशिश करता है। केसी दौड़कर उसके पास आती है और जब दोनों आगे की बात करने लगते हैं तो भविष्य की कुछ झलकियां उन्हें एक आइडिया देती हैं। पहले फ्रैंक पोर्टल ठीक करता है ताकि केसी अपने परिवार से मिल सके। फिर दोनों मिलकर पिन प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने पर काम करते हैं, जिसके लिए वो एथेना जैसे कई रोबोट बनाते हैं। ये रोबोट पोर्टल के जरिए दुनिया के हर कोने में जाते हैं और उन काबिल दिमागों तक पिन पहुंचाते हैं जो धरती के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।